हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एच एजुकेशनल नॉलेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ न कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आते रहते हैं। तो बीच बीच में हम कभी विज्ञान के भी कुछ जनरल टाइप्स क्वेश्चन को लेकर आते हैं और कुछ कंप्यूटर्स के। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं भूगोल का चौथा अध्याय। चौथा अध्याय जो है हमारा, वह है कृषि। इसमें जो भी हमारे प्रश्न बनने लायक थे, उन सारे प्रश्नों को हमने लेकर के आया है। पहला हमारा जो प्रश्न है, वो प्रश्न है, भारत में करीब कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। तो यह दो तिहाई को अगर देखा जाए तो लगभग 65% जनसंख्या हमारी निकल करके आती है। अर्थात भारत की लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की प्रथम 3 सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। वह चावल, गेहूं और ज्वार। यह 3 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, अर्थात यह सबसे ज्यादा खाने में उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा की जाने वाली खेती कौन सी है। गहन जीविका कृषि। अर्थात यह ऐसी कृषि है जो हम अपनी जीविका को चलाने के लिए करते हैं। इसी को हम गहन जीविका कृषि के भी नाम से जानते हैं। उद्योग और कृषि के बीच अंतरपृष्ठ कही जाने वाली कृषि है रोपण कृषि। ये क्या है? उद्योग और कृषि के बीच का अंतरपृष्ठ भाग है, जिन्हें हम रोपण कृषि भी कहते हैं। गेहूं व धान की वाणिज्यिक खेती करने वाला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। वाणिज्यिक को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार, अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जो गेहूं और धान की खेती खाने के साथ साथ व्यापार के लिए भी करते हैं। कौन सी फसल फसल चक्र के रूप में प्रयोग की जाती है। दलहन फसलें। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। जूट को। यह सुनहरा रेशा होता है। तिलहन की वह फसल जो भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है। मूंगफली। अर्थात मूंगफली तिलहन में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मूंगफली भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पैदा होती है, और मूंगफली को हम किस नाम से जानते हैं, इसे भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। रेशम का उत्पादन करने को कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम उत्पादन का कार्य करते हैं। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में तिलहन की हिस्सेदारी कितनी है। 12%। यानी भारत में जितने भी कृषि बोए जाते हैं, उन कृषि में 12% जो होता है तिलहन की कृषि कार्य होता है। खाद्य सुरक्षा के अनुसार खाद्यान्न का भंडारण कौन करता है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अर्थात इसका कार्य ये है कि जो भी खाद्य पदार्थ उत्पादित होते हैं और उन्हें हम भंडारण करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। वर्ष 2015-16 में भारत की विकास दर सकल घरेलू उत्पाद, जिन्हें हम जीडीपी कहते हैं, तो जीडीपी कितनी रही। यह 7.6% रही। आप लोगों को क्वेश्चन को देख करके ये लेवल समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या बनाया गया है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। तो वह है 5% भाग। यानी भारत का जो भी टोटल भूभाग है, उसमें 5% भाग ऐसे हैं जो प्रति हैं, अर्थात वहां कोई कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो वह है 43% भाग। भारत के कुल भूभाग का 43% भाग क्या है? मैदानी भाग है।
झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? यह स्थानांतरित कृषि है, अर्थात इस कृषि को एक जगह अस्थायी नहीं किया जाता है, इनके स्थान परिवर्तन होते रहते हैं। इसी को हम झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि के भी नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए सोपानी कृषि होता है, थोड़ा सा समझेंगे तो सोपानी कृषि क्या होता है, जो हम छोटे छोटे घाटों को सीढ़ीदार नुमा काट करके बांट देते हैं छोटे छोटे घाटों में, तो वहाँ कृषि करने में आसान होता है, क्योंकि वहाँ की जो भूभाग है वह उबड़ खाबड़ है, इसलिए वहाँ आसानी से कृषि करना संभव नहीं है। इसलिए हम एक विधि लगाते हैं, उसे हम सोपानी विधि या सीढ़ीनुमा विधि कहते हैं। झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? यह पूर्वोत्तर भाग में। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। यह भी दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, अर्थात पूरे भारत में सबसे ज्यादा धान या चावल की खेती करने वाला जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। मोटे अनाज कौन से होते हैं? मोटे अनाज मतलब ऐसे अनाज जो हम आटे या दरी के रूप में उनके छिलकों को निकाल करके उपयोग करते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी आदि, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। और देखिए यह कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए और ध्यान पूर्वक इसे समझिए। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? राजस्थान में। राजस्थान देखिए यहाँ भारत का सबसे कम वर्षा वाला ये राज्य है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहाँ है? राजस्थान में। और ये भारत के किस दिशा में है? पश्चिम में। देखिए मानचित्रावली जब आप लोग भरेंगे तो वहाँ आप लोग को दिशाओं के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है अनियमित मानसून। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत का जो कृषि कार्य है वह ज्यादातर वर्षा पर निर्भर होता है, और वर्षा समय से न होने की वजह से हमारे जो कृषि फसल होते हैं वह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ के जो कृषि फसल है वह असफल हो जाते हैं। चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? ब्रह्मपुत्र की घाटी में। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में। इसको आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चंस कभी कभी कंपटीशन लेवल में भी कंपटीशन के एग्जामों में पूछ लेता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वह है भारत। पूर्वोत्तर भारत में काफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा काफी उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, यानी कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन करता है? कहवे का। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है केरल, यानी केरल भारत में सबसे ज्यादा मसाला भी उत्पादन का कार्य करता है और काजू का भी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य भी कौन है? केरल है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि कार्यों से। देखिए कुछ क्रांतियों के बारे में हमने यहाँ जिक्र किया है, उसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और हम सारे आप लोग को अध्ययन कराते हुए चलेंगे। गुलाबी, ये गुलाबी है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति मछली और झींगा से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, यानी मछलियों के पालन को बढ़ावा देना। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, यानी जो तेल जिन फसलों से उत्पादन होता है उन फसलों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पहले भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है?
तो भूरे रंग का क्या होता है? उर्वरक खाद होता है। ये उर्वरक से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही हमने सरल भाषा में इसे समझाने का बताने का प्रयास भी किया है। रजत क्रांति अंडे से, अंडा उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, यानी नदियों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे स्वच्छ रखा जाए, उनको किस दिशा में ले जा करके उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, तो वह अमृत क्रांति के अंतर्गत देखा जाता है। इंद्रधनुषी क्रांति, इसको ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। इंद्रधनुषी क्रांति जब लाया गया, इस क्रांति का कार्य यही था, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने का कार्य करना। आइए इस अध्याय से जो हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें भी हम देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती है? इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। भारत में 4 प्रकार की कृषि होती है। कौन कौन? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये पहला हो गया। गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि और रोपड़ कृषि। ये भारत में 4 प्रकार का कृषि कार्य होता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि प्रारंभिक कृषि है जिसे आदिवासी और पिछड़ी जातियों के लोग पुराने औजारों से करते हैं। इसे कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। यह परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे हिस्से पर की जाती है, अर्थात इसी को हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि नए तरीकों, जैव रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के साधनों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में होती है। जहां देश की अधिकांश जनसंख्या रहती है, वहां गहन जीविका कृषि कार्य होते हैं। रोपड़ कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपड़ कृषि की फसल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। इस खेती को उद्योग और कृषि के बीच अंतरपृष्ठ कहते हैं। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, बांस आदि इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने फसल प्रारूप हैं, यानी फसलों के कितने प्रारूप हैं? देखेंगे। भारत में 3 प्रकार की फसल प्रारूप होती है। आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं ये प्रश्न, रबी, खरीफ और जायद। आप लोग कमेंट्स में करेंगे, इनके 3-3 फसलों के नाम लिखेंगे कि रबी के फसल में क्या क्या बोया जाता है, खरीफ के फसल में और जायद के फसल में। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन हम यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं या जो भी क्वेश्चन में है उन फसलों को नहीं लिखना है। रबी फसलों से आप क्या समझते हैं? शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में बोई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इन्हें ग्रीष्म यानी गर्मी ऋतु में अप्रैल से जून में काटा जाता है। जैसे ये कौन फसलें हैं? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। ये रबी फसलों के मुख्य उदाहरण हैं। खरीफ फसलें किन्हें कहते हैं? जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें हैं। इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। और ये फसलें कौन से हैं? चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि इनके मुख्य उदाहरण हैं, अर्थात ये खरीफ की फसलें हैं।
आप लोग देखिए फसलों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा कि रबी के फसलों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और खरीफ फसलों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। और नहीं समझ में आता है तो आप इनका समय अंतराल देख लीजिएगा, किस मौसम में और कब बोया जाता है, तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जायद फसलें क्या होती हैं? रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहा जाता है। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां आज जायद फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कहां से छांट करके लाया गया और क्वेश्चन का लेवल क्या है। आइए थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। बीपीएल से क्या तात्पर्य है? आप लोग सुने होंगे बीपीएल एपीएल कार्ड होता है। तो इस कार्ड को एक हम सीमा रेखा के ऊपर निर्धारित करते हैं, अर्थात इसकी एक क्राइटेरिया है, एक लिमिट है। वह लिमिट क्या होती है देखते हैं। बीपीएल का अर्थ है बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की श्रेणी है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की श्रेणी है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब राशन, मुहैया कराया जाता है। और आप लोग इससे भली बात परिचित है, आप लोगों के वहां ये कार्ड मिला होगा और सरकार के द्वारा राशन मुहैया जो होता है इन्हीं कार्ड के आधार पर यूनिट दर यूनिट दिया जाता है। एपीएल, एपीएल से क्या समझते हैं? एपीएल का अर्थ है अब पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, अर्थात वह एपीएल कार्ड धारक होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे और क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार पुनः आप लोग जरूर देखें। जीन क्रांति से आप क्या समझते हैं? जीन मतलब देख लीजिए, जो भी जीव या जंतु हमारे धरातल पर है सब में एक जीन उपस्थित होता है। जीन का मतलब ये होता है कि वह उनके रूप, रंग और गुणवत्ता को दर्शाता है। जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बीजों की नई संकर किस्में जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड या जीन संशोधित बनती है, जैसे कपास और बैगन के जीएम बीज। अर्थात आप लोग सुने होंगे कि बीजों का एक हाइब्रिड क्वालिटी आता है, अर्थात जिन्हें आप डंकल कहते हैं, तो वह कुछ विशेष नहीं होता, उनके अंदर जीन को संशोधित किया जाता है, अर्थात जीन को परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर लिखें और धन्यवाद।